और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य। आजकल आपको पता ही है प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब जो हैं वेद पुराण चैनल उन्होंने चला रखा है, तो घर में ही वो पूजा आराधना करते हैं और हमारे साथ होते हैं हमारे पंडित जी, हमारे प्रोफेसर गुरदी बड़ा, और मैं बैठी होती हूँ। मैं जैसे बोलती हूँ कि अगर 3-4 बंदे अगर इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वहाँ सत्संग चलने लग जाता है, सत्य की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हमारे पंडित जी ने व्याख्या की, चंद्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा चली, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एपिसोड ही क्यों ना कर दिया जाए। अब जितने भी लोग हैं ना मकर लगन वाले, मुझे अब बोल रहे होंगे ये शिफाली जो है मकर लगन के ऊपर नहीं बोली, धनु लगन तक अपने ही लगन के ऊपर उसने छोड़ दिया एपिसोड। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर साहब के दिल से मैं ऐसे ऐसे टिप निकालूँ ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर सके, आपका जो है उद्धार हो सके और आपके बच्चे जो है वो तरक्की कर सकें। तो हम पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब का। स्वागत करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो व्याख्या चलेगी ना, आज जो विस्तार चलेगा वो प्रोफेसर साहब, पंडित जी और मेरे बीच में चलेगा, और हम प्रोफेसर गुरदी बड़ा साहब के भीतर से बहुत सारे टिप निकालेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब का स्वागत। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत जो है हमने किया फूलों से। ओम नमः देखिए, शिवाय। आपने बहुत प्यारे प्यारे फूल जो है पीछे लगा रखे हैं। ये प्रोफेसर साहब, ये फूल जो होते हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? शिफाली जी, ये फूल होते हैं खुशबूदार, जी शुक्र का प्रतीक होते हैं। जी। सुंदर, शुक्र का प्रतीक होते हैं। हरियाली, बुद्ध का प्रतीक है। और जो पीले रंग के फूल हैं गुरु का प्रतीक हैं। जी। और जितने भी फूल होते हैं, ये जितने भी हमारे पूर्वज और भगवान, इनको पूजनीय होते हैं। इनसे ही हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए फूल जो होते हैं बहुत पवित्र होते हैं, और इसलिए हमने लगाए हैं ताकि हम जो वेद पुराण चैनल चला रखा है और जो हम इसके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, शायद भगवान हमारे साथ आके मेहरबान हो जाए। और मैं जो चाहता हूँ कि मेरे को ज्ञान आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज्ञान चाहिए, शायद भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दे, इसलिए मैंने फूल लगा रखे हैं। जी। हमारा मन चंचल होता है, आपका बच्चा स्टडी कर सकता है? आपका बच्चा जो है अगर कर्क लगन का है तो विदेश यात्रा कर सकता है? अगर आपका बच्चा स्टडी में वीक है, अगर कर्क लगन है, तो वो स्टडी कैसे पूरी कर सकता है? ये सब चीज़ें जानने के लिए आप ये हमारा एपिसोड देखते रहे। ओम नमः शिवाय। आपको पता है कर्क लगन के लोग, ये प्रोफेसर साहब आप बताएंगे कि कर्क लगन के लोग क्यों 14 साल का वनवास करते हैं? शिफाली जी, 14 साल के कर्क लगन के लोग हैं, वो 14 साल के लिए मैं बोलता हूँ आप वनवास काटने जाओगे। जी। सबसे पहला कारण इसका ये है शिफाली जी, जो कर्क लगन था वो श्री राम जी, जय श्री राम। तो उनको 14 साल का वनवास मिला था। जी। तो इसलिए जिसका भी कर्क लगन हुआ है वो 14 साल के लिए माँ बाप से दूर जरूर रहता है। चाहे वो बाहर विदेश में चला जाए, चाहे वो कामकाज करने चला जाए, चाहे वो पढ़ाई करने चला जाए, चाहे वो घर वालों से 14 साल के लिए जरूर बाहर जाता है। और शफाली जी, ये तो मैंने श्री राम जी के ऊपर बात की क्योंकि उनको 14 साल का वनवास किया था। अब मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ। जी। कर्क लगन जो होता है ये पानी का लगन होता है। जी। कौन सा पानी? जी। शुद्ध पानी का। जी जी। जो गंगा बहती है, ये कर्क लगन को ही मानते हैं। जी। वृश्चिक लगन को हम नहीं मानते, ये बहने वाली। वृश्चिक लगन होता है गंदा पानी, जी। जो हमारी मलमूत्र से निकलता है, जी। जो हम गंदा करते हैं, वो वृश्चिक लगन का पानी होता है। जी। मीन लगन का पानी हम नहीं मानते। मीन लगन का जितना भी समुद्र का पानी है शिफाली बरसाती जी, पानी। बरसाती पानी, समुद्र का पानी, बरसाती पानी तो कहीं ना कहीं छन के आता है, वो कर्क लगन ही बन जाता है कहीं ना जी। कहीं। लेकिन जो जितना भी समुद्र का पानी है ये मीन लगन का पानी है। 3 जी। तरह के पानी है हमारे शरीर के अंदर, 3 तरह के पानी है इस वातावरण में। जी। तो कर्क लगन को मैंने क्यों बोला ये 14 साल के लिए जाएगा या जाना चाहिए? क्योंकि पानी शिफाली जी एक जगह खड़ा हो जाए गंदगी छोड़ता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कर्क लगन वाले जितने भी इंसान हैं, भगवान उनको हमेशा चलाएमान रखता है, कहीं ना कहीं भेज देता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है। और इसलिए उनका जो पानी है कहते हैं उसका हृदय शुद्ध रहता है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। शेफाली जी, ये मैंने साइंटिफिक रीजन आपको समझाया। जो कर्क लगन होता है पीने वाला पानी होता है। कर्क लगन वाले लोगों को कभी भी बैठना नहीं चाहिए, भाग दौड़ हमेशा बनाई रखनी चाहिए। हो सकता है ये घर वालों से दूर जाए, लेकिन ये कामयाब जरूर हो जाते हैं। देखिए गुरुजी, जहाँ तक कर्क लगन का सवाल है, अभी आपने कर्क में बोला, बड़ा सुंदर बोला। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बड़ी सुंदर आपने बात बोली। तो जो कर्क लगन वाले हैं गुरुजी, हमने देखा है कि बड़े ही सीधे स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, कोई भी उनका उपयोग कर लेता है। बहुत सुंदर बोला, श्री रामचंद्र जी का भी कर्क लगन ही था, कर्क लगन ही था। तो गुरुजी, क्या कर्क लगन वाले का जब चंद्रमा है वो छठे, आठवें या 12वें हो तो उन्हें अधिक दुख प्राप्त होगा? पंडित जी, कर्क लगन में कई भेद है जी। सबसे बड़ा भेद, कर्क लगन में जो राशि सिंह राशि आती है वो दूसरे भाव में आ जाती जी। है। ये बहुत खराब। मार्केश घर में सिंह राशि आ गई जो कि सूर्य चमकाने वाली राशि। हरिओम। कर्क लगन में बहुत भेद है। अगर सूर्य कहीं लगन में आ जाए तो ये कर्क लगन मान लीजिए सेवा करने वाला हो। कर्क लगन में अगर कहीं सूर्य सप्तम भाव में आ जाए तो ये सूर्य आपको खराब होने वाला हो गया, पत्नी के द्वारा दुख मिलेंगे आपको। कर्क लगन में अगर कहीं सूर्य 12वें घर में चला जाए तो ये भी अति उत्तम होता है, बाहर विदेश से धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लगन का मालिक 6, 8, 12 में बैठा है, अगर उसके साथ 6, 8, 12 के ग्रह बैठे हैं तब वो रोगी होगा, तब वो अच्छा नहीं होता। अगर अकेला लगन का मालिक कहीं भी बैठ जाए अच्छा ही होता है, शर्त 6, 8, 12 के ग्रह उसको ना देख रहे हो, 6, 8, 12 के ग्रह अपने ही घरों में बैठे हों, कहीं विपरीत राजयोग बनाकर अगर बैठ गए तो भी अच्छा होता है। विपरीत राजयोग पंडित जी वो होता है अगर 6, 8, 12 के ग्रह 6, 8, 12 में ही आ जाए, बुरे घरों के ग्रह बुरे घरों में ही आ जाए तो अच्छा होता है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, यहाँ एक सवाल उठता है, आपने बोला कि सिंह राशि दूसरे घर में आती है तो मार्केश हो गया। हाँ। तो इधर देखिए सूरज भी मार्केश, हाँ। उधर सप्तम में शनि मार्केश। बिल्कुल बिल्कुल हो गया ना, शनि मार्केश हो गया और सूर्य मार्केश हो गया, दोनों ग्रह मार्केश हो गए। तो गुरुजी, कर्क लगन में अगर चंद्रमा कहीं भी इन दोनों ग्रहों के संपर्क में आ जाए किसी भी घर में, देखिए मार्केश शनि भी है, मार्केश सूर्य भी है, और कर्क लगन में अगर चंद्रमा इन दोनों के संपर्क में आ जाए, सूर्य के और शनि के, तो कर्क लगन वालों के मानसिक विकास, उनका मन, उनकी माता इत्यादि के ऊपर क्या असर होता है? पंडित जी, उन सबसे पहले तो उनकी सोच वहीं पर ही टिक जाती है, सोच आगे नहीं बढ़ती। कर्क लगन वालों की सोच आगे नहीं बढ़ पाती अगर कहीं इनके संपर्क में आ जाए, और अगर कहीं मार के शनि के संपर्क में आ जाए तो जिंदगी भर औरतों को सुख नहीं मिलता। और कहते हैं अगर कहीं शनि के संपर्क में आ जाए तो ल्यूकड़ मणि का कार का चंद्र है तो खुला पैसा जिंदगी भर नहीं दे पाते। ये बहुत सी बातें हैं पंडित जी, कुंडली के मुताबिक फिर देखना पड़ेगा उसका नक्षत्र कौन सा है। अगर कहीं नक्षत्र उसका रोहिणी का आ जाए, अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो शनि के आ जाए तो जब दशा लगती है तभी पीड़ित होगा, वैसे पीड़ित नहीं होगा। शनि की जब दशा लगेगी तभी चंद्रमा तभी पीड़ित होगा, नहीं तो नहीं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत आपने कह दिया, आज नेगेटिव बातें काफ़ी हो चुकी हैं क्योंकि आप नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन जितने भी कर्क लगन के लोग हैं ये आपसे नेगेटिव सुनना भी नहीं चाहते, तो आप पॉजिटिव कुछ बताइए कर्क लगन के बारे में। सुनिए शेफाली जी, कर्क लगन के बारे में मैंने एक चीज़ बताई आपको, बहुत अच्छे बताई, उसको बारीकी में जानना चाहिए जी। कर्क लगन जीवन दान देने वाला पानी है जी। कर्क लगन गंगा का पानी है जी। मैंने पहले आपको ये बताया था जी। बहुत अच्छी बात बताई, अच्छा इसको पानी बारीकी में जानना चाहिए। जी। कर्क लगन जीवन दान देता है, दुनिया को जीवन दान देता है। पानी के बिना जीवित नहीं है, जीव नहीं है जिसके पानी नहीं है तो ये जीवन दान देता है, बुजुर्गों को आसरा देता है, सेवा भाव रखता है। लेकिन वो अलग बात है अगर पापी ग्रह बैठे हों तो ऐसा इंसान बनता है, नहीं तो कर्क लगन वाले जो कहते हैं ना भोला सा चेहरा, लटकी हुई गालें, जो गालें हैं उसकी लटकी हुई हो जाती हैं जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो ऐसे बंदे बहुत भोले लगते हैं और अपने चुस्ती चलाकी करते तो हैं लेकिन जल्दी पकड़े में आ जाते हैं। ये कर्क लगन की क्वालिटी है। शेफाली जी, कर्क लगन वाले श्री राम जी का लगन था तो कैसे बुरा हो सकता है? बुरा नहीं होता, वो अपने आप को
अपने आप को कहते हैं तसीहे देते हैं, लेकिन दूसरों को सुख देते हैं। जी। ये कोशिश करते हैं दूसरों को सुख देने की, अगर कहीं सुस्ती चालाकी थोड़ी सी कर लें तो पकड़े जाते हैं। जी जो जी भोले होते हैं इसलिए। जी जी प्रोफेसर, मैंने कई बार देखा है जितने भी ज्योतिष केंद्र बना के लोग बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे ज्योतिषी हैं या बड़े ज्योतिषी भी हैं, वो कर्क लगन की कुंडली ही बनाते हैं। हम्म। तो प्रोफेसर वो कर्क लगन की ही कुंडली क्यों बनाते हैं? कोई और लगन की भी बना सकते हैं, मेष लगन की भी बना सकते हैं, वृष लगन की बना सकते हैं। इतने लगन है, 12 लगन है, लेकिन कर्क लगन क्यों ही चूज करते हैं? शेफाली जी, कर्क लगन की चूज इसलिए किया जाता है, कर्क लगन चंद्र के, सबसे पहले बात तो ये समझिए, चंद्र के पास 27 नक्षत्र थे, यानी जी। कि उनकी 27 रानियाँ थी। जी तो 27 उनकी कहते हैं बीवियां थी, जी तो उसकी मैरिज हुई थी। तो सभी नक्षत्रों का मालिक चंद्र, जी विराजमान शिव भोले सिर के ऊपर, जी और चलने वाला, टिककर नहीं बैठने वाला, और ऐसे बंदे के पास काम आता रहता है, इसलिए कर्क लगन की कुंडली बनाते हैं। जी, आज बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट जो है वो खोल दिया आपने, क्योंकि शायद प्रोफेसर आपके ही बोर्ड पे लिखा हुआ था, जब मैं 10 साल पहले आपके पास आई थी तो मैंने ये बोर्ड देखा था आपका, तो उसमें कर्क लगन की कुंडली बना रखी थी आपने। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष केंद्र खोल रखे हैं उन्होंने कर्क लगन की कुंडली बना रखी है। ऐसा मेरे मन में काफ़ी देर से क्वेश्चन चल रहा था, मैंने सोचा कि जब एक कर्क लगन की बारी आएगी मैं ये क्वेश्चन आपके सम्मुख जरूर रखूंगी, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। शेफाली जी, एक बात और आपको बता दूं, जी मुझको ऐसा लगता था कि जो मैं धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, दिल से धार्मिक हूँ, चाहे ऊपर से ना जाऊँ मैं, वो अलग बात है, कहीं धार्मिक स्थान पे नहीं जाता। हाँ, वहाँ जाता हूँ जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थान होते हैं, जहाँ पे इतिहास होता है, जहाँ पे हमारे पूर्वज, जहाँ पे हमारे जैसे कि कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे, 5-5 हज़ार साल पुराने, उन पर जाता हूँ जरूर इतिहास पता करने के लिए, क्योंकि मुझे इतिहास के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इसलिए जो हमारे श्री राम जी का था, कर्क लगन था, तो मैंने कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहते दान भी करते थे, बहुत ज़्यादा धैर्य में था और बहुत ज़्यादा शीलवान थे, और उनको मुझको ऐसा लगता था मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, और मेरे में तब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती थी, तो मैंने कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनाई थी ताकि मेरे में वो चीज़ शीलता आ जाए। जी जी, चंद्र जो है मन का कारका है, जो चंद्र है इसी वजह से हमारा मन जो है वो चंचल रहता है। तो प्रोफेसर, जिन लोगों का 8 नंबर राशि का चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों का मन जो है बहुत परेशान रहता है, मन में बातें रखते रहते हैं, किसी के साथ बात शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सी रेमेडी या कौन सा उपाय करना चाहिए? शेफाली जी, पंडित जी आप भी सुनिए, आपके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जिसका वृश्चिक राशि में चंद्र होता है जी, वो अपने आप में घुटते रहते हैं। ऐसा क्यों? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। वो उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मन कमज़ोर होता है, उनको ऐसा लगता है अगर मैं कोई भी बात बताऊं तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी। दिल बहुत छोटा होता है, मन बहुत छोटा होता है, इसलिए वो अपनी बातें बता नहीं पाते, खुल के बातें कर नहीं पाते, डरते रहते हैं, और अंधेरे में भी डरते हैं, मन परेशान रहता है। वृश्चिक राशि किसकी होती है? अगर मान लीजिए मैं एक गिलास गंदा पानी, नाले का पानी, किसी गंदे पानी एक गिलास ले लूँ पंडित जी, और एक टब भर के अच्छे पानी का, बहुत बड़ा टब हो, अच्छे पानी का जो पीने योग्य हो, उसमें मैं एक गिलास गंदा पानी डाल दूं तो पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए शेफाली जी, इतना बड़ा चंद्रमा, अगर थोड़ा सी गंदगी आ जाती है वृश्चिक राशि की तो वो गंदा हो जाता है, मन डरने लगता है कि अब मेरे पीने योग्य नहीं रहा, अब मैं बात बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। पंडित जी, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली होती हैं, मैं साइंटिफिक रीजन से बात करता हूँ, हर कोई बात संकुचित हो जाता है मन। हाँ, इसलिए वो बंदे खुल के बात नहीं कर पाते। अब बहुत ध्यान से सुनिए एक बात और, अगर कहीं पे गंगा बह रही है, अच्छा पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा पानी बह रहा है, और बह रहा है, उसमें आप चाहे 2 बाल्टी, चाहे 5 बाल्टी, चाहे 10 बाल्टी गंदे पानी की छोड़ दो, वो बहते बहते नीचे बैठ जाएगा, ऊपर गंगा ही रहेगी। बिल्कुल। इसलिए चंद्रमा जो लगन है, चंद्रमा के लगन और चंद्रमा राशि जो होती है, इनको बहते ही रहना चाहिए। अगर ये शुद्ध जाते हैं तो, अगर ये चाहते हैं कामयाब होना, तो ये कामयाब जरूर होते हैं अगर चलते रहे तो। जी,
जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा बताया आपने। चंद्रमा के ऊपर मन का कारका है हमारी चंद्रमा। तो प्रोफेसर, जितनी भी बातें आपकी होती हैं ना, वो किताबी बातें नहीं होती। आपने बोला कि मैं धार्मिक स्थान पे नहीं जाता, लेकिन आपने धर्म ग्रंथ जो है वो घर पे ही खोल रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता है जिसके घर में ही गंगा बहती हो उसे क्या धार्मिक स्थान पे जाना। तो प्रोफेसर, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप। आपकी यही बातें जो हैं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, खींच के अपनी ओर ले जाती हैं। और प्रोफेसर, ऐसे ही नहीं, पंडित जी और हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो प्रोफेसर, ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड आपने जो चलाया है, आपने लोगों का कल्याण किया है। आप अपना तो करते ही करते हैं, आप दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं। यही बात है जो आपको दूसरे ज्योतिषियों से थोड़ा सा हटके रखती है। तो अच्छी बात है। और जितना आपका स्टाफ है आपके साथ रहकर बहुत खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ज्योतिषी नहीं, आप एक गुरु जी हैं। क्योंकि जो गुरु उपदेश देता है उसका पालन जो है वो सारी प्रजा करती है। तो ऐसे ही आपका पालन है। मुझे लगता है कि 150 बंदा आपके नियर अबाउट काम कर रहा है और सारे के सारे आपसे खुश हैं, तृप्त हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता आप ज्योतिषियों के, मैं कहूँगी यहाँ पे आपको ज्योतिषियों को भी आप गुरु हो, क्योंकि जितने भी ज्योतिषीगण में ये एपिसोड देख रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो आपका एपिसोड देख के भी लोगों को बताते होंगे, कुछ ना कुछ रेमेडी या उपाय बताते होंगे। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये बातें जो हैं प्रोफेसर आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी। और मेरी गारंटी है कि आप एक दिन ऐसे ज्योतिषी बनोगे जिसको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी का फेस देखेंगे और फेस देख के बता देंगे कि आप ये चीज़ चाहते हो और ये काम के लिए आए हो और ये काम का आपका पूरा होगा। शेफाली जी बिल्कुल सही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कुंडली देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये शेफाली जी गलत बोल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ और मुझे ज्ञान नहीं आता। पंडित जी से सुनता हूँ, हमेशा ज्ञान सुनता रहता हूँ। ये सब बात सत्य है, ये दिल की बात मैंने बताई। ये तो भगवान की कृपा है, जो थोड़ा मोटा आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कर्क लगन के लोग कैसे कैसे होते हैं और ये लोग वनवास काटते हैं या कुछ करते हैं। पॉजिटिव बातें बोली, नेगेटिव बातें बोली, लेकिन पॉजिटिव बातें हमने ग्रहण कर ली, नेगेटिव हमने छोड़ दी है। तो प्रोफेसर, ये कर्क लगन के लोग जल्दी कामयाब नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों को कैसे कामयाब होना चाहिए? कुछ ऐसे आप टिप बताएं कि ये लोग फॉलो करें और कामयाब हो जाए। शेफाली जी, अगर टिप की बात करूं, जिससे मैं जो तो सीखता था जी, वो टीचर ही बोलूँगा। टीचर सभी टीचर होते हैं, गुरुजन ही होते हैं। जी तो वो एक चीज़ और बोलते थे, कहते टोटके क्या चीज़ होता है, टिप क्या चीज़ है, कहते जी वो मेरे को बोलते थे। जी ये क्या टोटके, क्या टिप क्या है, कुछ नहीं है, ये सब मन घड़त बातें हैं। जी। वो ये चीज़ बोलते थे, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ पंडित जी, सुनने वाली बातें हैं। जी। मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। कहते हैं हम बोलते हैं ये टोटका कर लिया, मैंने ये कर लिया। आपने कभी सोचा कि इस टोटके के पीछे आपका कितना नुकसान हो सकता है? मुझे उन्होंने तो एक उदाहरण दी थी, लेकिन 10 उदाहरणें मेरे सामने आ गई। जब उन्होंने एक उदाहरण दी थी, उन्होंने एक उदाहरण दी। आप बोलते हैं, चलो मान लीजिए हम तो अच्छा कार्य करते हैं, हम फूल तोड़ते हैं, फूल शिवलिंग के आगे चढ़ाते हैं, फूल तोड़े और शिवलिंग के आगे चढ़ा दीजिए। जी। इससे क्या किसी का भला होता है या किसी का बुरा होता है? मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। पहले तो मैं फूल की बात करूँ, अगर हम फूल पंडित जी तोड़ेंगे नहीं तो दोबारा उस पौधे पे फूल नहीं उगते। अति सुंदर। एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, हम उस पौधे का भला कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप फूल नहीं तोड़ोगे तब तक वो पौधा कहेगा मेरे जो फूल थे वो व्यर्थ गए, किसी ने उखाड़ा ही नहीं, किसी ने लिया ही नहीं, मेरे फूल जो भगवान के आगे गए ही नहीं। तो इसलिए ऐसी टोटके करने चाहिए जो कि किसी का भला हो। जैसे कि कहते थे शेफाली जी, जो टोटके होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे ख्याल में कल हमने बात की थी तो आपने बोला मैं पूछूंगी एपिसोड में, तो बहुत अच्छी लोगों के बारे में सोचते हो आप। जो टोटके या जो कहते हैं ना, हमने टोटके या कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कुछ का भला हो। अगर मैं यहाँ पे पंडित जी, शेफाली जी, अगर मैं यहाँ पे ऐसा उपाय बताऊँ, आप ऐसे कीजिए, चावल लीजिए, आपने दूध में धोकर आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। दूध में धोकर चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। ये मैंने अपनी तरफ से बताया, क्योंकि जो जीव जंतु खाएंगे भला ही होगा। जी बिल्कुल। अगर चौथे घर में पहले से ही केतु बैठा हो तो हरिओम। हरिओम, फिर तो बहुत बुरा होगा गुरुजी, ग्रहण लग जाएगा। चंद्रमा चौथे घर में पहुंच जाएगा। हाँ। केतु ग्रहण लगा देगा, केतु पुत्र बीमार हो जाएगा। तो फिर क्या बोलेगा वो? बोलेंगे प्रोफेसर साहब ने ये उपाय बताया था जी, तो मेरा ये नुकसान हो गया। देखिए बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। इसलिए टोटके कुछ भी नहीं। तब से मुझे, जब आज से ये 15 साल पहले की बात है,
तब से टोटकों से और उपायों से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। जो बंदा बोलता है मेरे को उपाय बता दो, फोन के पूछते अब सर को ये पूछ के बता दो, मैं कभी नहीं बताता। मैं बोलता हूँ आप कुंडली दिखाने आइए, ताकि मैं उसमें देखूं कि जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आपका बुरा तो नहीं करने वाला। जी देखिए पहले पहले उपाय पता कैसे चलते थे पंडित जी, आप भी शायद चलते होंगे। अच्छा तेरी शादी नहीं हो रही, तू ऐसे करना, जिंदा लगा के ताला लगा के ना चुराहे में फेंक देना, जो ताला खोलेगा तेरी किस्मत खुल जाएगी, ऐसे तरह बंधन छूट जाएगा। देखिए पहले उपाय करते थे। हाँ जी। मेरा एक सवाल है गुरुजी, मान लीजिए आपने किसी की कुंडली देखी और उसका चंद्रमा खराब है, हाँ और उसके चंद्रमा का ही उपाय करना है, हाँ उसके चंद्रमा को चौथे घर में पहुंचाए बिना उस बंदे का भला नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन ऑलरेडी केतु चौथे बैठा हुआ है, तो आप यहाँ कैसे रास्ता निकालोगे? पंडित जी बहुत आसान है, कमाल की बात है पंडित जी। नौवां घर धर्म कर्म का तो होता है जी, तो चंद्र का उपाय भी देंगे हम बोलेंगे धार्मिक स्थान पे देखिए अभी नौवें घर में चंद्रमा अच्छा होता है, तीर्थ यात्रा कराता है और विदेश यात्रा करवाता है, तो धार्मिक स्थान पे चंद्रमा की चीजें देंगे। अगर वो मान लीजिए शनि नौवें घर में बैठा है, केतु चौथे घर में बैठा है, ना धार्मिक स्थान पे दे सकते हैं ना जल प्रवाहित कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप अगला सवाल ये पूछने वाले जी जी तो इसकी आगे मैं बता दूं। हाँ पंडित जी मान लीजिए शनि आपका नौवें घर में बैठा है, जी जी, चंद्रमा आप केतु आपका चौथे घर में बैठा जी, है, ना आप धार्मिक स्थान पे दे सकते हो ना आप जल प्रवाह कर सकते जल हो। प्रवाह कर सकते हो, तो उसे घर में स्थापित कर लीजिए। जय हो। क्या बात है पंडित जी। यानी हम चंद्र को या चंद्र के ग्रहण को, उसके स्वरूप को या चंद्र यंत्र को हम या चावल अगर कुछ भी नहीं कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते, तो मैं बताता हूँ चावल में थोड़ी हल्दी डालकर ट्रांसफर जो जार होता है उसमें रख लीजिए, घर में स्थापित कर दीजिए ना। और पंडित जी मेरे उपाय होते हैं कुंडली के बिना नहीं होते मेरे उपाय, मैं कभी टोटके नहीं बताता। जी जी जी, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं टोटका बताऊंगा शेफाली जी तो किसी का नुकसान होगा। जी जी प्रोफेसर, मैंने टोटका नहीं पूछा, मैंने एक टिप पूछा जिससे किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आप ही बताते हैं छोटी छोटी रेमेडी। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया प्रोफेसर, आपको याद होगा कि एक लेडी आपके पास आई, वो कहती कि मैं प्रोफेसर 1 साल से आपका प्रोग्राम देख रही थी। तो प्रोग्राम देख रही थी, मेरे हस्बैंड जो थे बहुत स्मोकिंग करते थे, तो आपका मैंने उपाय ये वाला किया तो मेरे हस्बैंड जो है स्मोकिंग करना छोड़ गए। लेकिन मैंने आपसे कुंडली नहीं दिखाई थी पहले, लेकिन एक जर्नल रेमेडी करके ही मेरे हस्बैंड जो है स्मोकिंग छोड़ दी उन्होंने। जिस दिन उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और मैं दूसरे दिन आपके पास आ गई, और किसी का आपके एक उपाय सुनने से किसी का उद्धार हो गया, किसी की ज़िंदगी संवर गई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप दूसरों को एक छोटे छोटे मात्र जर्नल टिप देकर उनकी ज़िंदगी संवार सकते हैं। ओम नमः शिवाय। सिंपल जर्नल उपाय में शेफाली जी वो बताता हूँ जिससे किसी का नुकसान ना हो। जी, जैसे कि आप दूध का तिलक माथे के ऊपर लगा सकते हो, जी। दूध का तिलक या सफ़ेद चंदन का तिलक, इससे मन को शांति मिलती है और जो रास्ते हैं आपके खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो तिलक नहीं लगा सकते हैं तो दूध का तिलक लगा ले जो दिखाई नहीं देता। अगर वो तिलक लगा सकते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाए जो कि आपके मन की शांति होती है। और चंद्रमा बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है। ये शीतल आजकल तो वैसे गुस्सा बहुत है, तो आपको पता है जितने भी समाधि पे साधु बैठते हैं उनको गुस्सा ना आए, क्योंकि आजकल के लोग क्या करते हैं, वो समाधि पे बैठा होता है और भगवान के साथ जुड़ा होता है, बाबा जी माथे पर लगाने लगते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बंदा समाधि पे बैठा हो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूर से माथा टेकना चाहिए। ये सब लोगों के लिए है। तो इसलिए शिवाली जी वो सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाते हैं ताकि उनको गुस्सा ना आए, क्योंकि ठंडक रहे मन के। जो उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है ये सब मूर्ख हैं जो भाग रहे हैं। हम भी तप जप करके, हम भी घर में बैठ के भगवान का नाम लेकर सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करते, ये क्यों भागते हैं? इसलिए वो गुस्सा ना आए। इसलिए गुस्सा अगर कम करना है, अगर सही रास्ता देखना है तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, नहीं तो दूध का तिलक लगा सकते हैं। ये जर्नल रेमेडीज़ है कर्क लगन वालों के लिए। वो इसलिए कर्क लगन वालों के लिए क्यों ही बोला पंडित जी, बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्य की राशि होती है, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, मन उसका गुस्से में रहता है, दिमाग में गुस्सा हमेशा भरा रहता है। तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से वो शांत रहते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप तो पीछे छुड़ाने लग गए हमसे। ऐसा नहीं करना चाहिए प्रोफेसर। किसी का उद्धार करेगा, अगर ज्योतिषी नहीं उद्धार करेगा तो दूसरा कौन इंसान उद्धार करेगा? ज्योतिषी के पास लोग इसलिए आते हैं कि हमारा कल्याण हो, लेकिन घर बैठे आपको इसलिए लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे उपाय जैसे कि शहद चाट के सुबह की सैर करनी या तिलक लगाने से अगर हमारा उद्धार होता है, हमारे बच्चों का उद्धार होता है, हमारा बच्चा हमारे कहने में आता है, तो इससे बड़ा आप
मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा उपाय कोई हो सकता है, या हम कहीं पे जाके दान करें, वो नहीं मांग रहे हैं हम आपसे। सिर्फ आपके कहने पर अगर बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे घर वालों की बात नहीं मानते, दूसरों की बात जल्दी मान लेते हैं, तो कई माँ बाप ऐसे हैं प्रोफेसर साहब जो अपने बच्चे को यूट्यूब दिखाते हैं, नहीं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का नया प्रोग्राम आया है, इसको फॉलो कीजिए, स्पेशल उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल, नोटिफिकेशन नहीं आता है तभी अपने बच्चों को दिखाते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत सारे करक लगन के बच्चे हैं जो चाहते हैं, करक लगन की छोड़िए प्रोफेसर, मैं तो 1 से 12 लगन तक आपसे पूछूंगी, लेकिन बात यहाँ पे चली चंद्र की, तो हम आ गए करक लगन के ऊपर। तो प्रोफेसर छोटे छोटे टिप या देकर आप किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बोल। ओम नमः शिवाय। शेफाली जी, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। कर्क लगन में जो पंचम घर में राशि आती है वो वृश्चिक राशि आती है मंगल की जी। कर्क लगन वाले जो होते हैं बच्चे, वो स्टडी में थोड़े से लापरवाह होते हैं। ये बच्चों को, उन बच्चों के लिए जी। उनको हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। अगर वो मंदिर में जाके हनुमान जी की आराधना करते तो उनकी पढ़ाई जो होती है बहुत बढ़िया होनी शुरू हो जाती है। कर्क लगन वालों के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडीज है, वो हनुमान जी के मंदिर लड्डू का भोग लगवा के आएँ। पीले रंग के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, वो दे के आए मंगलवार के मंगलवार, उससे उनकी पढ़ाई होती है, सिद्ध होती है। अगर वो पढ़ाई वाले नहीं हैं, अगर वो काम काज वाले हैं, जॉब वाले हैं, तो गुरु की राशि 9वें घर में आती है, तो वो किसी भी पंडित ब्राह्मण को पीले रंग का वस्त्र दे सकते हैं, जिससे उनकी जो होते हैं कि कामकाज में वृद्धि आ जाए। ये शेफाली जी, मैंने उनके त्रिकोणों के मालिक के जो उपाय बता दिए। वैसे जो होती है 11 नंबर राशि उनके अष्टम घर में आती है। अष्टम घर में होता है शमशान का। अगर उनको कोई कष्ट आ रहा है शनि की ओर से, तो वो शमशान में जाकर माथा टेक सकते हैं। उनका वहाँ जाके शमशान घर में माथा टेक सकते हैं, उनका जल लाकर अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए चंद्रमा उसका चौथे घर में ना हो। जी। ऐसे बच्चे अगर विदेश जाना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? शेफाली जी, विदेश में होती है उनकी जो राशि होती है वो होती है मिथुन आती है, 3 नंबर राशि आती है मिथुन राशि 12वें घर में। तो गाय को चारा हरा देते रहे, तो अपनी बहन बुआ मासी को मिठाई का डब्बा दें, इससे विदेश यात्रा बन जाती है। लेकिन बहन बुआ मासी बड़ी होनी चाहिए, बहन बड़ी होनी चाहिए, बुआ मासी तो बड़ी होती है, उनके पाँव को हाथ लगाए। बड़ी मैंने इसलिए बोला, माँ के बराबर इसलिए बोला, क्योंकि वो गुरु हो जाते हैं। जितने बुजुर्ग बड़े होते हैं वो गुरु हो जाते हैं। तो 9वें घर में गुरु की राशि आती है जो विदेश यात्रा करवाती है, इसलिए उनके पाँव को हाथ लगाइए और आशीर्वाद लीजिए। जी जी प्रोफेसर, ऐसे ही हम इच्छा चाहते थे आपसे और आपने बताया, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अब आपका थैंक्स कर रहे होंगे। अगर आप भी हैं सच्चे शिव भक्त तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करेंगे आपका तो भला होगा, दूसरों का भी साथ में होगा। ओम नमः शिवाय।